Good evening. Hello friends, this is Supriya. I hope you all are good. Today in this video we will read chapter 9 Website with. Its PDF you will get my telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. वेबसाइट विथ का क्या है मीनिंग। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को समझते हैं। वेबसाइट गतिविधियों को चलाने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उसे वेबसाइट वित्त कहते हैं। वेबसाइट वित्त क्या होता है हमारा, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए उसकी जो गतिविधियां होती हैं उनको चलाने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उसे हम वेबसाइट वित्त कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में बोला जाए कि एक अगर बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है तो उसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे ही वित्त कहा जाता है, उसे ही धन कहा जाता है। व्यवसायिक वित्त क्या होता है, व्यवसायिक वित्त वो होता है कि जिसमें आपको व्यवसाय को चलाने के लिए उसकी जो गतिविधियां होती हैं उनको चलाने के लिए जिस धन को आप लगाते हैं उसे हम कहते हैं व्यवसायिक वित्त। अब यहाँ देखते हैं व्यवसायिक वित्त की आवश्यकताएं। व्यवसायिक वित्त की जो आवश्यकता होती है वो आपको क्यों पड़ती है और कहाँ कहाँ पड़ती है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है व्यवसाय की स्थापना के लिए। सबसे पहले अगर आप किसी व्यवसाय को चलाना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, स्टेबल करेंगे। तो उसको स्थापित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट आपका आता है व्यवसाय के संचालन के लिए। संचालन का क्या मतलब होता है, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, वित्त की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है व्यवसाय के आधुनिकीकरण के लिए। किसी भी व्यवसाय को स्थापित करने के बाद उसको चलाने के बाद में उसके आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता होती है, तो उसके आधुनिकीकरण के लिए भी आपको क्या है, एक वित्त की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है व्यवसाय के विस्तार के लिए। अगर आपने किसी व्यवसाय को स्थापित कर लिया है, उसका संचालन भी शुरू कर दिया है, उसका आधुनिकीकरण भी कर दिया है, अब आप उसको क्या सोचेंगे कि उसको डेवलप किया जाए, उसको और बड़े लेवल पे लेके जाया जाए। तो उसके विस्तार के लिए भी आपको क्या होता है, आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है व्यवसाय के विविधीकरण के लिए। क्या होता है, एक व्यवसाय को स्थापित कर दिया, संचालन कर दिया, आधुनिकीकरण कर दिया, विस्तार कर दिया, तो अब आप उसका क्या करेंगे, विविधीकरण करेंगे। तो विविधीकरण के लिए भी आपको व्यवसाय के वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वित्तीय प्रबंध। आपका जो वित्तीय प्रबंध होता है वो क्या होता है। वित्तीय प्रबंध का अर्थ, वित्तीय प्रबंध को व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले कोषों का नियोजन करने, प्राप्त करने, नियंत्रण करने एवं प्रशासन करने से संबंधित गतिविधि कहा जा सकता है। वित्तीय प्रबंधक क्या होता है, वित्तीय प्रबंधक को व्यवसाय में किए जाने वाले कोषों का नियोजन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, आपका जो कोष होता है उसका नियोजन करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए, उसका प्रशासन करने के लिए, इन सभी जो जितनी भी गतिविधियाँ की जाती है कोष के लिए, उससे संबंधित किसे कहा जाता है, उससे संबंधित जो कार्य होता है वो कार्य क्या कहा जाता है, वित्तीय प्रबंध कहा जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास में कुछ कैश है, कुछ कोष है, तो उसको क्या करेंगे, आप नियोजन करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे कि आपको उसको कहाँ लगाना है, कैसे सेव करना है। तो उस चीज़ को करना क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। दूसरा, आपको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपको कितना खर्चा करना है, कितना नहीं करना है। फिर आपको उसका प्रशासन करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वित्तीय प्रबंध कहते हैं, कि आपको उस वित्त को कैसे संभालना है, उसका प्रबंध कैसे करना है। इसका उद्देश्य आवश्यकता के समय पर्याप्त कोषों को उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाना भी होता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि अगर आपने किसी व्यवसाय में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया है, कोषों को संभाल के रखा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं। वित्तीय प्रबंध का अर्थ, वित्तीय प्रबंध को व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले कोषों का नियोजन करने, प्राप्त करने, नियंत्रण करने एवं प्रशासन करने से संबंधित गतिविधि को कहा जाता है। गतिविधि को कहा जाता है मतलब क्या है कि वित्तीय प्रबंध का अर्थ ये होता है कि किसी व्यवसाय में किए जाने वाले जितना भी कोष है, किसी व्यवसाय में जितना भी कोष है उसका नियोजन करना, उसको प्राप्त करना, उस पर नियंत्रण करना, उस पर प्रशासन करना। तो ये जितनी भी गतिविधियां हैं, इन सभी गतिविधियों को क्या बोला जाता है, वित्तीय प्रबंध कहा जाता है। कि आपको उस वित्त का प्रबंध कैसे करना है, उसका नियोजन, उसका नियंत्रण, प्रशासन, ये सारी चीज़ें उसको कैसे करनी है। तो ये सारी जितनी भी गतिविधियाँ आपकी हैं उन सभी गतिविधियों को वित्तीय प्रबंध कहा जाता है। इसका उद्देश्य आवश्यकता के समय प्राप्त कोष को उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाना भी होता है तथा अनावश्यक वित्त से बचाकर रखना होता है। कहने का क्या मतलब है कि इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोषों को पर्याप्त, अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोष की नीड है, आपको वित्त की नीड है, तो उस टाइम पर आपने जो पहले से कोष बचा कर रखा है, जिसका प्रशासन और
नियंत्रण प्लानिंग करके आपने जो कोष बचा कर रखा है उस कोष को आप क्या करेंगे, निकाल सकते हैं और वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है कि इसका मेन उद्देश्य होता है कि आपको एक विश्वास दिला देता है कि भविष्य में अगर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, धन की आवश्यकता होती है, कोष की नीड होती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप इसे भविष्य में यूज़ कर सकते हैं। अनावश्यक वित्त से बचा कर रखना होता है। कहने का क्या मतलब है, आपका जो अनावश्यक वित्त होता है, जो आपको आवश्यक नहीं है, उस वित्त से आपको क्या करता है, ये बचा कर रखता है। ये धन की लागत को भी कम करता है। ये क्या करता है, जो आपकी धन की लागत होती है उसको भी कम करता है। संक्षिप्त में इसका अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति व उपयोग से है। संक्षिप्त में इसका अभिप्राय क्या होता है, इसका अभिप्राय यह है कि प्रबंध की उस शाखा से है जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति व उपयोग से है। कहने का क्या मतलब है, आपका जो वित्तीय प्रबंध होता है, सिंपल सी मीनिंग है, वित्तीय प्रबंध आपका होता है कि अगर आपके पास में वित्त है तो आपको उसका प्रबंध कैसे करना है, आपको उसे कहाँ कितना यूज़ करना है, उसको कितना बचा कर रखना है, उसको भविष्य में कितना यूज़ करना है। आपको जहाँ पे लोन की नीड हो रही है वहाँ पे लोन ना लेकर, आपको बाहरी वित्त ना लेकर, अनावश्यक जो वित्त है उसको ना लेकर आपके पहले वाले बचे हुए कोष को यूज़ करना, इन्हीं सब चीज़ों की जो एक प्लानिंग होती है उसे हम कहते हैं वित्तीय प्रबंध। अब आपका आता है वित्तीय प्रबंध के महत्व, जिसमें आपका वित्तीय प्रबंध के महत्व में आपका फर्स्ट पॉइंट आता है स्थायी संपत्तियों का निर्धारण। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों में कुल विनियोग तथा प्रत्येक स्थायी संपत्ति में किए जाने वाले विनियोग का निर्धारण किया जाता है। इसमें क्या होता है, वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उसका कुल विनियोग तथा प्रत्येक स्थायी संपत्ति में किए जाने वाला जो विनियोग होता है उसका निर्धारण किया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्थायी संपत्तियों का निर्धारण। नेक्स्ट आता है आपका चालू संपत्तियों का निर्धारण। इसमें क्या होता है, वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत चालू संपत्तियों में कुल विनियोग तथा प्रत्येक चालू संपत्ति पर विनियोग का निर्धारण किया जाता है। इसमें क्या होता है, वित्तीय के प्रबंध के अंतर्गत जो चालू संपत्तियां होती हैं उसके जो कुल विनियोग होते हैं तथा प्रत्येक चालू संपत्ति पर विनियोग का निर्धारण किया जाता है, इन दोनों पर निर्धारण किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं चालू संपत्तियों का निर्धारण करना। नेक्स्ट आपका आता है दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण करना। इसमें क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो वित्त होता है उसके अनुपात का निर्धारण किया जाता है। कैसे, व्यवसाय की कुल वित्तीय आवश्यकता को दीर्घकालीन व अल्पकालीन स्रोतों से पूरा किया जाता है। आपके व्यवसाय की जो कुल वित्त की आवश्यकता होती है उसको किससे पूरा किया जाता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो स्रोत होते हैं उनसे पूरा किया जाता है। दीर्घकालीन स्रोत व्यवसाय में लंबे समय तक धन उपलब्ध करवाते हैं। जो आपके दीर्घकालीन स्रोत होते हैं वो क्या करते हैं, व्यवसाय में, एक ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक धन की उपलब्धि करवाते हैं, जिसके प्रयोग से क्या होता है, तरलता बढ़ती रहती है, जिसके कारण दीर्घकालीन स्रोतों को अल्पकालीन स्रोतों से अधिक लागतें सहनी पड़ती हैं। इसमें क्या होता है, आपको जो दीर्घकालीन स्रोत होता है उसको अल्पकालीन स्रोतों से अधिक लागतें सहनी पड़ती हैं। वित्तीय प्रबंध में तरलता व लागत विश्लेषण करके दोनों वित्तीय स्रोतों के अनुपात का निर्धारण किया जाता है। इसमें जो अनुपात का निर्धारण है वो कैसे किया जाता है, वित्तीय प्रबंध में जो तरलता होती है उस तरलता व लागत विश्लेषण करके, उस तरलता का लागत विश्लेषण करके दोनों वित्तीय स्रोतों के अनुपात का निर्धारण किया जाता है, जिसे हम कहते हैं दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण करना। अब नेक्स्ट आपका आता है दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण। दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों में समता, अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचित लाभ, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण आदि मुख्य वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत इन विभिन्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों का अनुपात निश्चित किया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे स्रोत होते हैं। लॉन्ग टर्म वित्त के लिए बहुत सारे स्रोत होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, आपका होता है क्षमता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचित लाभ, ऋण पत्र हो गए, दीर्घकालीन ऋण हो गए, ये सभी आपके क्या है, लॉन्ग टर्म स्रोत हैं। और इन्हीं का क्या होता है, इन्हीं का वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों का अनुपात निश्चित किया जाता है। इन सभी का क्या है, एक अनुपात निश्चित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण करना। नेक्स्ट आपका आता है लाभ। इसमें क्या होता है, हानि खाते के विभिन्न मदों का निर्धारण विभिन्न वित्तीय निर्णयों से लाभ माइनस हानि में सम्मिलित मदें प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए क्या है, ब्याज का संबंध ऋणों की राशि से है। कहने का क्या मतलब है, हानि खाते के जो विभिन्न मदों का निर्धारण होता है वो कैसे करते हैं, विभिन्न वित्तीय निर्णयों से लाभ
तथा हानि में सम्मिलित मदें जो होती हैं उनको प्रभावित करते हैं। उससे हम लाभ को पता करते हैं। जैसे कि क्या है, ब्याज का संबंध जो होता है वो सीधा ऋण की राशि से होता है। कैसे, अगर आपने ऋण लिया हुआ है तो उसकी जो ब्याज है वो तो आपको भरनी ही भरनी है, तो इसीलिए बोला गया कि ब्याज का जो संबंध है वो ऋण की राशि से होता है। वैसे लाभ और हानि दोनों ही सम्मिलित मदें होती हैं और दोनों ही प्रभावित होती हैं। तो उन दोनों को प्रभावित करने के बाद और उन दोनों को देखने के बाद ही आप वहाँ पे प्रॉफिट को देख सकते हैं। हानि खाते की विभिन्न मदों का निर्धारण करके, जो आपका लॉस खाता होता है उसकी जो मदें होती हैं उनका निर्धारण करने के बाद ही आप प्रॉफिट का पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। वित्तीय प्रबंध के कुछ उद्देश्य होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है धन संपदा को अधिकतम करना। इसमें क्या है, धन की जो संपदा होती है उसको अधिकतम करना। कैसे, धन संपदा को अधिकतम करने का अभिप्राय जो होता है वो अंशधारियों द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी में वृद्धि करना होता है। धन संपदा में क्या होता है, धन संपदा को अधिकतम करने का अभिप्राय अंशधारियों द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी में वृद्धि करना होता है। धन संपदा को अधिकतम करने के लिए अनुकूलतम पूंजी संरचना तथा कोषों का उचित प्रयोग आवश्यक है। इसमें क्या होता है, जो आपकी धन संपदा होती है उसमें क्या है, धन संपदा को अधिकतम करने के लिए अनुकूलतम जो आपकी पूंजी संरचना होती है तथा कोषों का जो उचित उपयोग होता है वो आवश्यक होता है। अब दोनों को ही आवश्यक इसलिए बोला गया कि अगर आप दोनों को ही करते हैं तब जाकर ही आप धन संपदा को अधिकतम कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि दोनों को ही यूज़ करना, दोनों का ही उचित जो यूज़ है, जो प्रयोग है वो उचित होना चाहिए और आवश्यक है। दोनों को ही करके आप इसको अधिकतम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है तरलता बनाए रखना। कोषों को उचित एवं नियमित आपूर्ति को उचित लागत पर बनाए रखना। जो आपके कोष होते हैं उनको कैसे, उनको उचित एवं नियमित आपूर्ति को उचित लागत पर बनाए रखना। अगर आप उन्हें उचित लागत पर बनाए रखेंगे तो आप तरलता को भी बनाए रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कोषों का उचित उपयोग। वो कैसे होता है, कोषों का उचित उपयोग ताकि उपव्यय से बचा जा सके। कोषों का उचित उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, उपव्यय से बच सकते हैं, इसीलिए बोला गया है कोषों का उचित उपयोग। नेक्स्ट है जोखिम को न्यूनतम करना। कोषों को व्यवसाय में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए जिससे निवेश में जोखिम की संभावना यथा संभव कम से कम होनी चाहिए। इसमें क्या है कि कोषों के व्यवसाय में इस प्रकार से, जो आपका कोष है उसको व्यवसाय में इस प्रकार से लगाना चाहिए जिससे कि आपकी जो निवेश की जोखिम की संभावना होती है, जो निवेश हम करते हैं उसमें जो जोखिम की संभावना होती है उसको संभव हो कि हम कम से कम हो, हम उसमें संभव हो पहले से ही कि वो जो हम निवेश करेंगे उसमें जो जोखिम होगा उसमें वो बहुत ही कम होगा, उसके लिए हम पहले से ही एक तरीके से संभव बना लें। इसीलिए बोला गया किसी भी कोष को व्यवसाय में इस प्रकार से लगाओ जिससे आपके निवेश में जो जोखिम की संभावना है वो कम से कम होनी चाहिए। इसलिए बोला गया जोखिम को न्यूनतम करना। नेक्स्ट आपका आता है वित्त संबंधी निर्णय। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आपका कुल आवश्यक कोषों का अनुमान लगाना। वित्त संबंधी निर्णय कैसे लिए जाते हैं, फर्स्ट कुल आवश्यक कोषों का अनुमान लगाकर, सेकंड वित्त के विभिन्न स्रोतों की पहचान करके, आपके वित्त है जो वो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसके विभिन्न स्रोत होते हैं, डिफरेंट जो स्रोत होते हैं उनकी पहचान करके। थर्ड यह निर्णय लेना कि वित्त के किस स्रोत से कितना वित्त लेना है। आपको यह निर्णय लेना होता है कि आपको जो डिफरेंट स्रोत मिले हुए हैं आपको उनसे कितना वित्त लेना है और कौन से स्रोत से कितना वित्त लेना है, इन सब चीज़ों का निर्णय लेना होता है। ये आपका थर्ड पॉइंट था। अब हम आते हैं वित्तीय निर्णय। सबसे पहले हमने पढ़ा वित्त संबंधी निर्णय, अब हम पढ़ते हैं वित्तीय निर्णय, जिसमें आपका क्या आता है, आधुनिक विचारकों ने वित्तीय प्रबंधक द्वारा लिए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया है जो कि निम्नलिखित हैं। जो आपके आधुनिक विचारक थे उन्होंने क्या है, वित्तीय प्रबंधक के द्वारा जो 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे उनका उल्लेख किया है, जिसमें आपका फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट आता है वित्त संबंधी निर्णय, और दूसरा निवेश निर्णय, और तीसरा लाभांश निर्णय। सबसे पहले क्या है, आपको वित्त से संबंधित निर्णय लेने पड़ेंगे, दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उससे संबंधित निर्णय लेने पड़ेंगे, और तीसरा आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो उससे संबंधित निर्णय लेने पड़ेंगे। कोई भी व्यवसाय अगर आप चलाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो चाहे छोटी से छोटी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के हर ऑनर का 3 उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं, तीनों का उद्देश्य कह लो या निर्णय कह लो, उनका 3 ही एम होता है, जिसमें आपका सबसे पहले वित्त संबंधी निर्णय लेना होता है कि आप उनको कितना वित्त लगाना पड़ेगा, उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितने की इन्वेस्टमेंट होएगी, इन सब चीज़ों को देखना होता है। दूसरा उनको
कितना निवेश करना है, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है ये देखना, और किसी अदर कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है ये सारी चीज़ें देखना, अपनी कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करानी है, शेयर मार्केट्स में कैसे जाना है, इन सब चीज़ों को देखना। थर्ड होता है उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना है ताकि वो अपने व्यवसाय को जीवित रख सकें लंबे समय तक, वो अपनी कंपनी को लंबे समय तक स्टेबल कर सकें। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है वित्त संबंधी निर्णय। वित्त संबंधी निर्णयों में क्या होता है, वित्त संबंधी निर्णय का अभिप्राय ये सुनिश्चित करने से है कि आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाए। कहने का क्या मतलब है, वित्त संबंधी निर्णयों का अभिप्राय ये होता है कि ये सुनिश्चित करना होता है कि हमें जितना वित्त चाहिए, हमें कितने वित्त की आवश्यकता है, तो उसमें ये देखना होता है कि दीर्घकालीन स्रोतों से हमें कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाए। अगर आप वित्त से संबंधित निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको कितने वित्त की ज़रूरत है, और उसके बाद में आप ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म जो वित्त के स्रोत हैं आप उनसे कितनी मात्रा में वित्त को प्राप्त करेंगे, उसे हम कहते हैं वित्त संबंधी निर्णय। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वित्त व्यवसाय निर्णय को प्रभावित करने वाले कुछ घटक, जिसमें आपके क्या है, वित्त व्यवस्था निर्णय को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं। जिसमें फर्स्ट आपका क्या आता है, लागत। विभिन्न स्रोतों से कोष प्राप्त करने की लागत भिन्न होती है, मितव्ययी स्रोत से ही कोष प्राप्त करने चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि विभिन्न स्रोतों से कोष प्राप्त करने की लागत भिन्न होती है। आप डिफरेंट स्रोत से अगर कोष को प्राप्त करते हैं तो उनकी जो लागत होती है वो डिफरेंट होती है, उसका जो ब्याज होता है वो डिफरेंट होता है। मितव्ययी स्रोतों से ही कोष प्राप्त करना चाहिए। कोष कहाँ से प्राप्त करना चाहिए, ज़्यादातर आपको जो कोष है वो मितव्ययी स्रोतों से ही प्राप्त करना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट आता है जोखिम। विभिन्न स्रोतों में संबंधित जोखिम भिन्न होते हैं। आप डिफरेंट स्रोत से डिफरेंट साइट से अगर जो वो लेते हैं, कोष लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो जोखिम होता है वो भी भिन्न होता है। हर जगह अगर आपने एक लॉन्ग टर्म स्रोत से धन लिया है तो उसका जो जोखिम होगा वो अलग होगा। फिर आपने दूसरे से लिया है, उसका जोखिम है जो अलग होगा। सबकी जो ब्याज दर होती है वो भी अलग होती है, तो जो आपका जोखिम है वो भी अलग अलग होगा। उधार लिए गए कोषों में स्वामित्व कोष की अधिक जोखिम होता है। उधार लिए गए जो आपके कोष होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो जोखिम होता है वो किससे होता है, आपका स्वामित्व कोष से होता है, क्योंकि ऋण पर ब्याज देना पड़ता है। उसमें क्या होता है, आपको जो स्वामित्व कोष होता है उसमें क्या होता है, आपको ऋण पर ब्याज देना पड़ता है और उसे लौटाना पड़ता है, तो उसमें आपको ज़्यादा जोखिम होता है। अगर आप उस पर जो ब्याज है वो टाइम पर नहीं देंगे तो आपको दिक्कत होगी, अगर आप उसे नहीं लौटा पाएंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। तो सबसे ज़्यादा जो जोखिम होता है वो कहाँ मिलता है, आपको स्वामित्व कोष के ऊपर मिलता है। सबसे ज़्यादा वित्त का जो जोखिम है वो कहाँ से है कि अगर आपने स्वामित्व कोष लिया तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जोखिम हो सकता है, क्योंकि उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, उसे लौटाना पड़ेगा, और अगर आप वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपको जोखिम का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है नियंत्रण। यदि वर्तमान अंशधारी कंपनी पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं तो ऋण के माध्यम से कोष प्राप्त किया जा सकता है। कहने का क्या मतलब है, यदि वर्तमान जो अंशधारी हैं वो कंपनी पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं, कंपनी पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, तो वो ऋणों के माध्यम से कोष प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो ऋण के माध्यम से कोष को प्राप्त करेंगे। परंतु समता अंशों के निर्गमन से व्यवसाय पर प्रबंध का नियंत्रण ढीला हो जाता है। इससे क्या होता है, अगर वो ऐसा करते हैं कि वो माध्यम से ऋणों के माध्यम से कोष को प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ से अगर वो कोष प्राप्त कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपके जो क्षमता अंशों के निर्गमन से व्यवसाय पर जो नियंत्रण रहता है, व्यवसाय पर प्रबंध का जो नियंत्रण रहता है वो ढीला हो जाता है। तो यहाँ पे ये नियंत्रण के बारे में बोला गया कि व्यवसाय पर प्रबंध का जो नियंत्रण है वो ढीला हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है रोकड़ प्रवाह स्थिति। यदि कंपनी की रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी होती है तो वह आसानी से ऋण के माध्यम से कोष प्राप्त कर सकती है। कहने का क्या मतलब है, यदि कंपनी की जो रोकड़ प्रवाह स्थिति होती है वो अच्छी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो अच्छी होती है, तो वह आसानी से ऋण के माध्यम से कोष प्राप्त कर सकती है। तो वो क्या करेगा, आसानी से ऋण के माध्यम से कोषों को प्राप्त कर लेगा, जिसे वापस किया भी जा सकता है, जिसे क्या है वो आसानी से वापस भी कर सकता है, तो उस जोखिम का भी सामना नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है निवेश पर आय। यदि ब्याज की दर से निवेश पर प्राप्त आय की दर अधिक होती है तो ऋणों के माध्यम से कोष प्राप्ति अधिक लाभदायक होता है। कहने का क्या मतलब है, यदि ब्याज की जो दर है वो निवेश पर प्राप्त आय की दर से अधिक होती है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसकी आय की जो दर उससे अधिक होती है,
तो ऋणों के माध्यम से कोष प्राप्ति पर अधिक लाभदायक हो जाता है। तो क्या होता है, ऋणों के माध्यम से आप कोषों की जो प्राप्ति है वो अधिक लाभदायक बन जाती है, अधिक प्रॉफिटेबल बन जाती है आपको। तो इसलिए बोला गया निवेश पर आय। नेक्स्ट अब आपका आता है प्रवर्तन लागतें, जिसमें क्या होता है, ये वह लागतें होती हैं जो अंशों या ऋणों या फिर ऋण पत्रों के निर्गमित किए जाने पर आती हैं। ये कौन सी लागतें होती हैं, ये वो लागतें होती हैं जो अंशों या ऋणों पर या फिर ऋण पत्रों पर निर्गमित किए जाने पर आती हैं। जैसे विज्ञापन हो गया, विज्ञापन व्यय हो गया, प्रविवरण छपाई हो गई, अभिगोपन आदि, इन सभी चीज़ों पे जो आपका क्या होता है, जो लागतें लगाई जाती हैं। कोषों के लिए प्रयोग किए जाने वाली प्रतिभूतियों का चुनाव करते समय प्रवर्तन लागतों का ध्यान देना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, यदि आप कोषों के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतिभूतियों का चुनाव करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या है, उस समय पर आपको जो परिवर्तन लागतें होती हैं उनको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है ब्याज आवरण अनुपात। इसमें क्या होता है, इससे यह ज्ञात किया जाता है कि ब्याज के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि ब्याज की राशि का कितना अनुपात होगा। इसमें बोला गया है कि आपके ब्याज की जो भुगतान की उपलब्ध राशि है उसके ब्याज की राशि का कितना अनुपात है, इसको ज्ञात करना ब्याज आवरण का अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है कर दर। कर की दर जितनी अधिक होगी ऋण की लागत उतनी ही कम होगी। क्या होगा, कर की दर जो है वो आपकी जितनी अधिक होगी ऋण की जो लागत है वो उतनी ही कम होगी, क्योंकि ऋण पर ब्याज को कंपनी का खर्च मानकर लाभों में से घटाया जाता है। क्योंकि ऋण पर जो ब्याज होता है उसको कंपनी का कंपनी का जो खर्च होता है उसको मानकर लाभों में से घटाया जाता है, इसलिए यहाँ पे बोला है कर दर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, जिसे हम क्या कहते हैं, निवेश निर्णय। इसका अभिप्राय उन संपत्तियों के चयन करने से है जिसमें एक व्यवसाय धन का विनियोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या है कि उन संपत्तियों के चयन करने से होता है जिसमें एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं निवेश निर्णय। नेक्स्ट है निवेश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। निवेश निर्णय को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं। उन घटकों में सबसे पहला आपका आता है परियोजना का रोकड़ प्रवाह। इसमें क्या है, विभिन्न परियोजना के जीवन काल के दौरान उसमें क्रम अनुसार प्राप्त होने वाली रोकड़ तथा उन पर किए जाने वाले रोकड़ व्यय के आधार पर उत्तम परियोजना का चुनाव किया जाना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, विभिन्न परियोजना के जीवन काल के दौरान उसके क्रम के अनुसार प्राप्त होने वाली जो रोकड़ होती है उस पर किए जाने वाले रोकड़ व्यय के आधार पर उत्तम परियोजना का आपके द्वारा चुनाव किया जाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं परियोजना का रोकड़ प्रवाह। सेकंड पॉइंट आता है आय की दर, जिसमें क्या है, किसी परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी उससे होने वाली आय तथा उसमें निहित जोखिम होता है। कहने का क्या मतलब है, किसी परियोजना की जो सबसे महत्वपूर्ण कसौटी होती है वो क्या होती है, उसमें होने वाली निहित जोखिम होता है। अतः परियोजना का चुनाव करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी भी परियोजना का चुनाव करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले इनका ध्यान रखना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपका थर्ड पॉइंट आता है, जिसे हम कहते हैं शामिल निवेश कसौटी। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन बजटिंग तकनीक के आधार पर किया जाता है। विभिन्न जो आपके प्रस्ताव होते हैं उनका मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है, बजटिंग तकनीक के आधार पर किया जाता है। जैसे कि निवेश की राशि, ब्याज दर, जोखिम, रोकड़ प्रवाह तथा आय की दर आदि की गणना करना, इसे हम कहते हैं। इन सभी का मूल्यांकन कैसे करते हैं, हम बजटिंग तकनीक के आधार पर करते हैं, जिसे हम कहते हैं शामिल निवेश कसौटी। अब आपका थर्ड निर्णय आता है। थर्ड आपका निर्णय क्या है, लाभांश निर्णय। कर का भुगतान करने के बाद अंशधारियों में लाभ के वितरण संबंधी निर्णय को लाभांश निर्णय कहते हैं। लाभांश निर्णय किसे कहते हैं, जो आप कर का भुगतान करने के बाद अंशधारियों में लाभ के वितरण संबंधी निर्णय लेते हैं उसे हम कहते हैं लाभांश निर्णय। अब लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कुछ घटक हैं। लाभांश निर्णय को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट आता है उपार्जन। उपार्जन मतलब आय। लाभांश का भुगतान वर्तमान व संचित लाभों में से किया जाता है। लाभांश का भुगतान कैसे किया जाता है, वर्तमान और जो संचित लाभ होता है उसमें से किया जाता है। अतः लाभों की कुल राशि जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक लाभांश दिया जाएगा। आपके लाभों की जो राशि है वो जितनी ही अधिक होगी उसका उतना ही अधिक क्या दिया जाएगा, आपको लाभांश दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है लाभांश की स्थिरता।
प्राय कंपनियां स्थायी लाभांश नीति अपनाती हैं। जितनी भी ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, स्थायी लाभांश नीति अपनाती है। उससे क्या होता है, यदि कोई कंपनी लगातार लाभांश देती आ रही है तो वह भविष्य में भी आपको लाभांश देगी। कहने का क्या मतलब है, अगर जितनी भी कंपनियां होती हैं उसमें ज़्यादातर कंपनियां स्थायी लाभांश नीति अपनाती हैं। वो क्यों, वो इसलिए अपनाती हैं जिससे कि वो लगातार लाभांश देती रहें, और जो कंपनी लगातार लाभांश देती आ रही है वो आपको भविष्य में भी लाभांश देगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विकास की संभावनाएं। नेक्स्ट क्या है, विकास की संभावनाएं। यदि निकट भविष्य में कंपनी के विकास की संभावना होती है, कहने का क्या मतलब है, अगर आपने किसी कंपनी को स्थापित किया है या उसको आप चला रहे हैं तो आपको 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद अगर आपको लगता है कि आफ्टर 6 मंथ आपको विकास की उस कंपनी की विकास की संभावना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, तो उसमें आप उपार्जन के अधिकांश भाग को वह अपने पास प्रतिधारित राशि के रूप में रख लेती है। उपार्जन का क्या है, उपार्जन का जो अधिकांश भाग होता है वह अपने पास प्रतिधारित राशि के रूप में रख लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि अगर हमें विकास की संभावना लग रही है, भविष्य में निकट में विकास की संभावना लग रही है, तो उसमें वो यूजफुल हो जाता है, अतः लाभांश कम दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपको लाभांश भी कम देना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं विकास की संभावनाएं। 4th पॉइंट आपका आता है रोकड़ प्रवाह स्थिति। इसमें क्या होता है, लाभांश के कारण रोकड़ का बहिर्गमन होता है। आपके जो लाभांश होता है उसके कारण क्या होता है, रोकड़ का बहिर्गमन होता है, अतः पर्याप्त रोकड़ की उपलब्धता होने पर ही लाभांश दिया जाता है। अगर आपके पास में पर्याप्त रोकड़ की उपलब्धता होती है तभी लाभांश दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है अंशधारी प्राथमिकता। इसमें क्या होता है, लाभांश नीति का निर्धारण करते समय अंशधारियों की प्राथमिकता को भी ध्यान में रखा जाता है। यदि अंशधारी लाभांश की अपेक्षा रखते हैं तो कंपनी उन्हें लाभांश दे सकती है। कहने का क्या मतलब है, लाभांश नीति का निर्धारण करते समय अंशधारियों की प्राथमिकता को भी ध्यान में रखा जाता है, और जो अंशधारी होते हैं वो अगर लाभांश की अपेक्षा रखते हैं तो कंपनी उन्हें लाभांश दे सकती है। नेक्स्ट आपका आता है कर आरोपण नीति। इसमें क्या होता है, कंपनी द्वारा दिए जाने वाले लाभांश पर उन्हें कर देना पड़ता है। कंपनी के द्वारा जो लाभांश दिए जाते हैं उस पर क्या है, उन्हें कर देना पड़ता है, अतः कर की दर अधिक होने पर कंपनी कम लाभांश देती है। जब आपकी कर की जो दर है वो अधिक होती है तो कंपनी कम लाभांश देती है, और जब दर कम होती है तो कंपनी को अधिक लाभांश देना पड़ता है या फिर वो अधिक लाभांश दे सकती है। नेक्स्ट आपका आता है पूंजी पर बाजार प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है, लाभांश बढ़ना अंशधारियों के लिए अच्छी खबर है। ज़्यादा लाभांश होने से अंशों का बाजार मूल्य बढ़ता है और कम लाभांश होने से बाजार का मूल्य क्या है, घटता है। उसे हम कहते हैं पूंजी बाजार प्रतिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कानूनी बाधाएं। इसमें क्या है, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लाभ की संपूर्ण मात्रा को लाभांश के रूप में बांटा नहीं जा सकता। कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जो लाभ की संपूर्ण मात्रा होती है उसको लाभांश के रूप में बांटा नहीं जा सकता, और कई वैधानिक संचयों के लिए प्रावधान करना अनिवार्य है। इससे लाभांश घोषित करने में कंपनी की क्षमता जो है वो सीमित हो सकती है। इसे हम कहते हैं कानूनी बाधाएं। के साथ में इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको जल्दी ही अपडेट करा दूंगी। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।